हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? और हम लोग आज यूनिट 2 एनसीईआरटी की यूनिट 2 हिस्ट्री के तहत हम लोग क्लास 6 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उससे अगले पार्ट को या कुछ नया या चैप्टर 8 पे हम लोग अगले पार्ट पे अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। देख सकते हैं यूपीएस सीसीएस यूपीपीसीएस जीएस ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका हिस्ट्री है, यूपीएससी सीएससी पीसीएस पीसीएस नेट पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हम आज चर्चा करेंगे चैप्टर 8 पे। तो देखेंगे कि चैप्टर 8 में है अशोक एक क्या है अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का क्या है त्याग किया। हमने आपको बताया था 16 महाजनपदों का क्या हुआ, राज्यों का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे आप क्या है राज्य में कन्वर्ट होने लगे, किलों का नए नगरों का विस्तार हुआ। अब हुआ कि एक साम्राज्य में एक से अधिक नगर या अधिक जो है राज्य कह सकते हैं, कई सारे राज्यों में कन्वर्ट कर दिया गया, एक सम्राट घोषित किए गए, एक साम्राज्य स्थापित होता है। तो हम अशोक के साम्राज्य और उनके सम्राट में देखेंगे कि उनके सम्राट में जो अशोक सम्राट बने तो वो कितने बड़े एरिया के मालिक थे, आप कह सकते हैं। तो देखेंगे इस संदर्भ में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका हिस्ट्री यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस और नेट पीजीटी है, अगर आप देखेंगे कि आपका यूपीपीसीएस सीएससी और यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम प्री कम मेंस से वनडे एग्ज़ाम देख सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि अगर आपको यहाँ से हमने आपको बताया था इंडियन सोसाइटी को भी जानेंगे। साथ ही दूसरी कि अगर आपका मेंस में अगर आर्ट प्री कम मेंस में आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, इससे देख सकते हैं ये सभी काम किए हुए हैं। आप देखेंगे कि अशोक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें यहाँ। तो अशोक एक बड़ा राज्य है, तो अशोक को एक साम्राज्य के रूप में जानते हैं। अशोक का जो राज्य था वो एक साम्राज्य के रूप में था। आप हम अगर आपको दिखाएंगे कि एक चित्र के रूप में पहले दिखा सकते हैं कि एक शेरों के स्तंभ के रूप में शीर्ष है, आप देखेंगे जो मिला हुआ है। तो ये एक वंश के रूप में, वंश क्या होता है, तो ये शीर्ष स्तंभ है सारनाथ में। आप देखेंगे अशोक के लाट का है, ये भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में भी याद रखिएगा। इसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जिन शेरों के चित्र पैसे रुपयों में देखते हैं वह एक लंबा इतिहास है। पत्थरों को काट कर बनाया गया और सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया। तो आप देखेंगे ये जो चित्र कह सकते हैं कि जो अशोक की लाट है इसे बोलते हैं, ये एक विशाल स्तंभ के रूप में है, पत्थर से बनाया हुआ है, सारनाथ में है। पीटी पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इतिहास के हम अगर महानतम राजाओं में बात करेंगे तो अशोक का नाम लिया जाता है। आप देखेंगे अशोक ने के निर्देश पर कई ऐसे स्तंभ पत्थरों के अभिलेखों का उत्कीर्ण कराए गए। आप ये भी देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं। आप देखेंगे ब्राह्मणी है, बहुत सारी भाषाओं में लिखे गए हैं। आप जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे कि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़े हिस्से में था। आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में, तो जैसे नीचे भी आएंगे तो शाहगौरा अन्य स्तंभों में आपको मिलेंगे। आपको उत्तराखंड जाएंगे तो मिलेंगे, आप अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो मिलेंगे, पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो मिलेंगे, भारत के अन्य हिस्सों में भी, बीच में भी, सेंटर में भी आपको मिलेंगे। तो जैसे जैसे अशोक ने अपने अपने कीर्तवान स्थापित किए वैसे वैसे उन्होंने उनको अभिलेखों में उत्कीर्ण किया है। उनकी कुछ अभिलेख उन्होंने अपने धर्म कार्यों में के लिए लिखवाए हैं। उनके कई ऐसे अभिलेख हैं जो कई ऐसे उनके जो है शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। जब वो बौद्ध धर्म ज्वाइन करते हैं, धम्म के बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं, हम जानेंगे इनके बारे में। हम ये जानने की कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है। सबसे जिज्ञासा तो ये है कि आप इनको जानेंगे कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, क्योंकि इनको पढ़ने नहीं तो बहुत सारे अभिलेख बाद में पढ़े गए। ये समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाने लगा। सबसे बड़ी चीज़ है अब राज्यों को साम्राज्य कहा जाने लगा, क्योंकि अब एक साम्राज्य के रूप में हो गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में क्या होता है घोड़ा छोड़ते थे तो एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने लगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना आपको पता है किसने की थी, तो आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है। तो उनके दादा थे अशोक के। कभी पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के क्या लगते थे, तो दादा लगते थे। आप बताइएगा जो 2300 साल पहले उन्होंने इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन वो थे सहायक, तो चाणक्य। आप देखेंगे चाणक्य का नाम सुना है, चाणक्य आ भी गए। तो चाणक्य या कौटिल्य नाम एक बुद्ध व्यक्ति थे ये, और चंद्रगुप्त की सहायता से इन्होंने क्या हुआ, चाणक्य
चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। तो आप चाणक्य की किताब ये मत सोचें कि ये अर्थशास्त्र की किताब है, ये पूर्णतः राजनीति पर आधारित किताब है। आप देखेंगे इसमें शासन प्रशासन के नियम स्थित हैं और इसमें राज्य को कैसे का काम करना चाहिए वो होगा, राज्य की आर्थिक आय क्या होगी। तो कहीं ना कहीं चाणक्य नीति है इसमें। आप देखेंगे विदेश फॉरेन पॉलिसी का भी हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। तो आप ये मत सोचें अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र लिखा होगा। आप देख सकते हैं ये सारनाथ में स्तंभ स्थापित है, शेरों वाला स्तंभ, ये अशोक की लाट बोले जाते हैं। ये आप क्या है, भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे वंश के रूप में। जब एक ही वंश क्या होता है, तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। तो आप देखेंगे जैसे जो किंगडम थे धीरे धीरे क्या होते हैं कि उनके जैसे दादा बने, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य बने, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके लड़का बना, फिर उनके बाद उनका लड़का बना, तो क्या हुआ, अशोक उनके दादा कहलाए। आप देखेंगे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला नाम चंद्रगुप्त का आता है, फिर उनका बेटा बिंदुसार आता है, फिर और तो देखेंगे बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो आप तीनों का नाम तो आप देख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, फिर ये बिंदुसार हैं, एक बिंबसार हैं, तो अलग अलग दोनों नाम है, याद रखिएगा। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, याद रखिएगा। साम्राज्य क्या थे, एक साम्राज्य में साम्राज्य आपको दिखाएंगे कितने, अभी आपको दिखाएंगे मानचित्र में काले बिंदुओं से दिखाया गया जो नगर के रूप में है। अभी एक मानचित्र दिखाएंगे, आप इस चाहे पहले ही देख सकते हैं जो नगर के रूप में स्थापित थे। तो आप इनको देख सकते हैं कि तक्षशिला हुआ, उज्जैन हुआ, पाटलिपुत्र हुए, ये सभी क्या है, नगर थे। बाकी आप देखेंगे ये बहुत सारे और जो ये मिले हुए क्या हैं, यहाँ से टोपरा, कलसी, मेरठ, लुम्बनी, सारनाथ, रामपुरवा, लौरिया, पाटलिपुत्र, कलिंग, एरीगुड, ब्रह्मगिरी, मास्की, सन्नति, सोपारा, गिरनार, कंधार, लंपक, ये सभी क्या है, मानसेरा, सहवाजगढ़ी, ये सभी अशोक के यहाँ से अभिलेख प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। अब इनकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अभिलेखों की प्राप्ति। तो अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, तो आप देखेंगे कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिन्हें आप मानचित्र में अभी आपको दिखाया कि 3 बिंदु, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, इन पाटलिपुत्र और उज्जैन, तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण नगर थे। तो आप ये भी देखेंगे तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। आप इसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। कई जगह पूछा जा चुका है, ये यूपीएससी सीएससी में पूछा जा चुका है आंसर क्वेश्चन पीटी में। आप देखेंगे दूसरी तरफ उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पे खड़ा था। तो उज्जैन के बारे में आप पूछा जाए कि कहाँ है, तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर उज्जैन पड़ता था अशोक साम्राज्य में। कभी ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। शायद नगरों में आप देखेंगे व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक, आप देखेंगे साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। तो आप ये भी देखेंगे एक साम्राज्य हुआ था, साम्राज्य के एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता, उसमें किसान भी थे, पशुपालक के गांव भी बसे रहते थे। नगरों के साथ साथ टाउन एरिया भी रहे होंगे, टाउन के साथ साथ गांव रहे होंगे। आप देखेंगे तो मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से घिरा हुआ था। आज भी मध्य भारत क्या है, सबसे ज़्यादा जंगल मध्य भारत में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहाँ पर लोग क्या करते, फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जीविका चलाते थे। तो आज भी मध्य भारत में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। हम ये भी देखेंगे क्या साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो आप देखेंगे साम्राज्य के इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते। तो आपको देख सकते हैं ये सभी किस्में क्या है, सोसाइटी का पार्ट हो गया। इन्हें देख सकते हैं यहाँ से आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि क्या है भाषा, पोशाक, ये सभी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है आपके हिस्ट्री में। इन्हें देख सकते हैं। हम बात करेंगे मानचित्र को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति। तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, क्या, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन, ये प्रमुख नगर थे इनके। और बात करेंगे जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल रंग से दिखाया गया। तो आप इन सभी को ध्यान रखें। यहाँ सभी पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से रूट में भी पूछा जा सकता है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी से आप क्या और उम्मीद करेंगे,
कि आपको इतना सारा एक साथ दिखा दे रहे हैं और हम बात करेंगे इन बिंदुओं को दिखाया गया। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। आप देखेंगे उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले, तो आप चले जाइए, देखिए आज पाकिस्तान तक्षशिला है, सवाजगढ़ी है, मानसेरा देखेंगे, लंपक चले जाइए, कंधार चले जाइए, उन देशों में आप भारत के बाहर भी चले जाइए, देख लीजिए। ठीक, तो इन चीज़ों को भारत से बाहर भी पीटी में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इन्हें। और ये भारत के अंदर कहाँ है, तो कलसी देखो पूछा जा चुका है, टोपरा पूछा जा चुका है, कौन से, हाँ इधर तक वाले जो अभिलेख हैं आप देखेंगे कि ब्राह्मी लिप मतलब एशियन लिप में आप देखेंगे इधर से क्या है, जो कुछ इंडिया की मिक्सिंग है और कुछ बाहर के जो एक भाषा है आप देख सकते हैं, उन भाषाओं का मिक्सिंग है ब्राह्मी। तो आप देखेंगे अभिलेख मिले हैं। और भारत के कौन कौन से साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे, आप ये भी देख सकते हैं, अभी आपको दिखाया। हम बात करेंगे राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ऑप्शनल में कभी कि जब भारत में हम साम्राज्य की शुरुआत करते हैं तो राज्य से साम्राज्य कैसे भिन्न होते हैं, आप चर्चा कीजिए। तो देख सकते हैं क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है कि साम्राज्य मतलब एक से उसमें ये कई राज्यों को मिला के बनाया होगा। जैसे हम पहले क्या करते थे, राज्य की कल्पना पहले जो करते थे वो स्टेट के रूप में, वो पहले पूरा एक आज के संदर्भ में कंट्री बोला जाता है, राष्ट्र राज्य। तो देख सकते हैं भारत अगर उप महाद्वीप है तो अगर पूरे उप महाद्वीप को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा, एक साम्राज्य हो जाएगा। लेकिन भारतीय उप महाद्वीप में कई देश हैं, आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल में, अब सब कॉन्टिनेंटल में, तो आप देखेंगे चूंकि राज्य बड़े होते हैं उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। इसी साम्राज्य को क्या करते हैं, राजा अपने पुत्रों के माध्यम से शासन चलाते थे। जैसे ये साम्राज्य है तो इसको कई हिस्सों में तोड़ देते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं ऐसे करके कोई साम्राज्य है तो उनके जितने पुत्र होते थे, जो उनके सेनानायक होते थे मेन, तो उन्हें शासन प्रशासन दे सकते थे वहाँ। तो राजा अधिकतर क्या, राजा के पुत्र अधिकतर राज्यों का शासन साम्राज्य पे उनके पिता या कह सकते हैं कि जो राजा होता था वो बैठता था। तो उनकी रक्षाओं के लिए आप देखें सम्राट के तुलना जो है राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो चीज़ें, सम्राटों को राजाओं की तुलना में, तो एक सम्राट हुआ था करता था, एक राजा। तो राजा राज्यों में हुए, सम्राट पूरे एरिया में जितने में होगा। तो अलग अलग राज्यों में देखेंगे संसाधन या ज़रूरत होती थी। इसे आप पीटी में पूछा जाए कभी तो लगेगा आपको कि क्या है सम्राट राजा एक ही चीज़ हुआ। तो लिखा हुआ है सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। इसे आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लें। हम बात करेंगे इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। आप देखेंगे इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में क्या होता, कर इकट्ठा। तो कर किनसे लिया जाता था, हमने पिछले चैप्टर में आपसे चर्चा की थी, शिल्पकारों से लिया जाता था। जो क्या होता है कृषि एग्रीकल्चर किसान थे, वर्कर थे, अधिक जो पशुपालक थे या जो शिकार करते थे, तो सभी से अलग अलग प्रकार के टैक्स से जो जंगलों से इकट्ठा करके लाते थे या तो उनको बेचते थे, कुछ व्यापारियों से लिया जाता था। तो सभी तरीके से लोगों से टैक्स लिया जाता था, आप जानते हैं। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात करेंगे, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता होगा। आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, आपको पता है, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। आप देखेंगे पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। जिस नगर में राजधानी के रूप में थी तो वहाँ सम्राट बैठते थे, तो उसके आसपास का एरिया क्या होता है, एक सम्राट के अधीन होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाकों के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्त करता था। आप देखेंगे कई सारे मौर्य प्रशासन में क्या एक पूरी प्रश्नावली है प्रशासनिक अधिकारियों की, जो कौन सा कर क्या इकट्ठा करता है, कौन सा अधिकारी कौन सा कर इकट्ठा करेगा, कौन बाजार देखेगा, कौन टकसाल देखेगा, सभी प्रकार के एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। आपको कभी चर्चा करेंगे जब आगे आएंगे। तो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अधिकारी उनको सजा भी देते थे। ठीक है, राजा के आदेशों का जो उल्लंघन करता था वो अधिकारियों को अधिकार दिए गए तो उन्हें सजा दे सकते थे। और कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जा सकता था। वेतन कुछ लोगों को वेतन दिया जाता था, यहाँ कहने का मतलब ये है कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। कुछ अधिकारियों को क्या है, कुछ गांव का राजस्व दे दिया जाता था कि आप यहाँ का राजस्व इकट्ठा करिए और अपने पास रख लीजिए। कुल को जो है सम्राट की तरफ से वेतन दिया जाता है। जैसे आज सरकार क्या करती है, अपने ऑफिसर्स को क्या करती है, अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या एक सैलरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समझिए। तो सैलरी चाहिए तो आपको क्या है सरकार देगी, प्रधानमंत्री देंगे, मुख्यमंत्री देंगे। तो संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस
अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। तो एक जासूस अधिकारी थे, जैसे आज आपके पास रा है, बिंग है, ठीक है, और भी अन्य है। तो आप देखेंगे कि ये जासूस अधिकारी उस समय भी हुआ करते थे। इन सब के ऊपर सम्राट होता था, राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। वह राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से, राज परिवार के सदस्य होते थे, मतलब राजा के बेटे हुए या उनके और वरिष्ठ लोग होते होंगे, ठीक, तो उनसे लेते होंगे। आप देखे होंगे तो वरिष्ठ लोगों में हो सकता है कि, बाकी आगे चर्चा करेंगे वरिष्ठ में और कौन होगा। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत, छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर आप देख सकते हैं, इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर शासन किया जाता था। आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत होते थे। हमने आपको बताया था कि एक साम्राज्य है, तो साम्राज्य के भीतर कई सारे प्रांतों, जिन्हें आज हम स्टेट बोलते हैं, ये सभी क्या थे, प्रांत में कन्वर्ट किए जाते थे। तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। इन पे कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है, क्योंकि इन जैसे तक्षशिला एक राजधानी थी, प्रांतीय राजधानी थी, तो इस पे क्या सम्राट के कुछ सहायक जो विश्वसनीय या उनके पुत्र जो है यहाँ से शासन करेंगे और वो सम्राट के अधीन रहेंगे। पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों से नियंत्रण रखा था। अक्सर यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर भेजा जाता था, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं नियमों को ही मानना जाता था। आप देखेंगे राजकुमार तो वहाँ जरूर नियुक्त होती थी, लेकिन जैसे पाटलिपुत्र हुआ, तक्षशिला हुआ, तो वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं, तो उस स्थानीय परंपरा को वहाँ लागू रखा गया। तो आप देखेंगे उन नियमों को ही माना गया। वहाँ के तक्षशिला के हिसाब से प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। आप देखेंगे बहुत सारे नगर उपसब पार्ट होंगे, या सब जैसे कहते हैं टाउन्स एरिया रहे होंगे या टाउन एरिया रहे होंगे। इन नगरों में मौर्य शासक फिर मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, और इनके इलाकों में देखेंगे मार्गों के जरिए, नदियों के जरिए क्या करते थे, अपनी सेनाओं से, या कह सकते हैं घुड़सवारी पैदल जिससे भी करते होंगे उस समय, तो उस समय कार नहीं होंगे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो ऐसे ही चलते होंगे। तो देख सकते हैं कि मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण साधन थे, और उन्हें क्या था, उन्हें संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे और इकट्ठा किया जाता था इन्हें। उदाहरण के लिए देखेंगे अर्थशास्त्र में लिखा, तो अर्थशास्त्र आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिटिकली बुक है, या राजनीति शास्त्र का, राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन सब पे है, जिस पे चाहे आप उस पर लिख सकते हैं। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपसे कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने जैसे कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो आप देखेंगे कंबल, आप देख सकते हैं कई उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, पूछा जाए मौर्य साम्राज्य में, तो ये क्वेश्चन आपसे पीटी में कभी पूछा जाए, ध्यान रखिएगा। और आप कीमती पत्थरों के लिए संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। आप देखेंगे अंत में वो जंगलों के इलाके आते थे, तो जंगल के इलाके रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। हालांकि उम्मीद की जाती थी मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। तो जो जंगल के लोग थे इन्हें हाथी देते थे, क्योंकि हाथी क्या थे, पैदल इनकी सेना का हिस्सा होते थे। और आप देखेंगे जो लड़ाई या अन्य चीज़ों में देख रखा, लकड़ी, मधु, मोम, जो आपको देख सकते हैं ज़रूरी चीज़ें ला के देते थे। ये नजराना भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित ढंग से भी संभव इकट्ठा किया जा सकता था। देख सकते हैं नजराना को उपहार के रूप में लिया जाता था। औपनिवेशिक शासनकाल में भी नजराना था। बाद में आप देखेंगे नजराने पर क्या थी, पाबंदी लगाई गई थी। और भारत सरकार ने भी नजराने पर क्या है, पहले कोई चीज़ था कि नजराना दे दिया, कि उपहार दे दिया, लेकिन अब वो टैक्स के दायरे में ले दिया गया कि अगर नजराना दोगे तो हम टैक्स ले लेंगे। सरकार भी चालाक हो गई आपकी तरह कि आप नजराना दोगे तो हम टैक्स ले लेंगे। तो पता लगा किसी को 10 लाख की गाड़ी बुक कर दी, पता लगा टैक्स के नाम से, तो बच जाता था टैक्स उनका। तो सरकार को लगा है तो हमारा ही चूना लगा दे रहे लोग, तो नजराने पे भी टैक्स अब प्रेजेंट टाइम ले लिया। तो आप देखेंगे उस समय भी नजराना था, तो कभी कभी संभव इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में होते थे, प्रायः ऐसे लोग के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। आप देखेंगे नजराना हमेशा स्वेच्छा से दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सम्राट की, राजधानी में सम्राट। तो मेगस्थनीज, आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज का आगमन भारत में होता है। वो भारत की इंडियन सोसाइटी के बारे में काफ़ी हद तक उन्होंने क्या हुआ, लिखा पढ़ा अपनी मेगस्त जो है इंडिका में। आप देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे दरबार में आप देखेंगे कौन आए थे, दक्षिण पश्चिम के यूनानी राजा थे एक,
सेल्यूकस निकेटर। ये क्वेश्चन कई बार पीटी में पूछा गया, किसके दरबार मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो राजदूत थे, यूनानी राजा थे, सेल्यूकस निकेटर के ये राजदूत थे। आप देखेंगे आज भी भारत में क्या है, राजदूत व्यवस्था है। आप भारत सरकार आपको यूपीएससी की तरह राजदूत बना सकती है। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, मतलब भारतीय समाज के बारे में लिखा, राजा के बारे में लिखा और इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी लिखा। आप देखेंगे इन विवरण का अंश उन्होंने इस तरह दिया है कि सम्राट, ये मेगास्थनीज लिखते हैं, याद रखिएगा कि सम्राट का जनता के सामने आने पर अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मेगास्थनीज ने ऐसा लिखा है तो आप बनाइएगा पीटी में क्वेश्चन, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ उन्हें एक सोने की पालकी के रूप में लाया जाता था। आप देखेंगे अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को का लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था। ऐसा कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल बताइएगा कि ये मेगास्थनीज लिखते हैं। और जहाँ जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था, जो पेड़ हुआ करता था। ठीक है, देखिए कितनी चमत्कारिक चीज़ आपको दिखा रहे हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते। देखिए उनकी अंगरक्षिकाएं महिलाएं हुआ करती थी, जो तो आप कह सकते हैं कि आर्मी रूलिंग शासन में महिलाएं पहले से रहीं। तो आज आर्मी में लोगों को क्या हो, महिलाओं को अभी तक क्या हुआ था, कमीशंस में नहीं हिस्सा दिया जाता था। पहले देखिए राजा भी देते थे। आप यहाँ लिख सकते हैं एनालिसिस के रूप में, वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उसकी हत्या करने की कोशिश ना करें। उनके खाने पाने के पहले नौकर उस खाने को चखते थे। लगातार 2 रात, ठीक है, एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब एक दिन एक कमरे में सोते थे, दूसरे दिन दूसरे कमरे में सोते थे। आप देखेंगे ऐसा मेगास्थनीज लिखते हैं। ये मेगास्थनीज की जो है, जो उन्होंने जो अपनी यूनानी भाषा में लिखा होगा, बाद में इसका क्या हुआ, इस चक्र को हिंदी में लिखा गया। तो ये मेगास्थनीज की लाइनें हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। इन चीज़ों को हम बात करेंगे पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। तो आप देखेंगे पाटलिपुत्र, तो ये एक विशाल और खूबसूरत नगर था। आप देखेंगे उस समय क्या था, पाटलिपुत्र मगध राज साम्राज्य में आता, 16 महाजनपदों में, याद रखिएगा। और मगध क्यों फला फूला था, क्योंकि वहाँ क्या था, लकड़ी उपजाऊ जमीन थी, गंगा का एरिया था। ठीक है, नदी जैसे गंगा सोन आप देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे बहुत लकड़ी जो थी, लकड़ियों से जो है पाटलिपुत्र का आप देखेंगे महल बने हुए हैं। आज भी खुदाई में क्या है, लकड़ी की ही निकलती है। आप पूरा प्राचीन लकड़ी जिसे कहा जाता है, यहाँ के जो नगर जो महल थे वो लकड़ी के बने हुए थे। तो आप देखेंगे ये विशाल प्राचीर दीवार से घिरा है और 570 बुर्ज और आप देखेंगे 64 द्वार थे इसमें। ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, अपनी जानकारी के लिए अपने पास रखिए कितने द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर, देखिए आपको यहीं लिखा है कि 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। आपको यहीं मेगास्थनीज भी इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये पीटी से क्वेश्चन बनता भी है, आप पूछा भी जा चुका है। राजा का महल भी काठ से बना है। तो आप देखेंगे राजा का महल भी काठ मतलब लकड़ी से बना था। तो आप देखेंगे जिसे पत्थर की नक्काशी होती थी, आर्किटेक्चर जिसे डिजाइन किया जाता था, अलंकृत किया गया। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, आप इसे देख सकते हैं। अब राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उन्हें खाना क्यों करना चाहते थे, आपको बता चुके हैं। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न था, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। पाटलिपुत्र की तुलना मोहनजोदड़ो से करते हुए आप लिखिए समसामयिक आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए बाय बाय।